तो फडणवीस को ताज। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पहले पार्षद से शुरुआत की और महज 22 साल की उम्र में पार्षद बन गए, 27 साल की उम्र में महापौर बन गए। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर यूं तो उन्हें विरासत में मिला कह सकते हैं, लेकिन अपने पिता से वो कई कदम आगे निकले और देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत में शीर्ष पर जाकर बैठ गए। बात सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री आए और आयरनी देखिए, यहां पर महज दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। सियासत की उठापटक कुछ इस तरह की रही है महाराष्ट्र में कि शरद पवार जैसे राजनीति के बहुत ही बड़े प्लेयर कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यकाल पूरा किया था और तभी से तय हो गया था कि महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत चेहरा है तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। एक बार फिर साबित हो गया, विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध रूप से नेता चुन लिया गया, कोई और नाम आया ही नहीं। और पहले से ये सुगबुगाहट थी, हाँ खींचतान थी दो नामों के बीच में कि क्या एकनाथ शिंदे को आगे किया जा सकता है, क्या पिछली बार की तरह बड़ा दिल दिखाया जा सकता है। लेकिन इस बार बड़ा दिल दिखाने का मौका एकनाथ शिंदे को दिया गया। बेशक बेमन से ही बड़ा मन दिखाया हो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी इस बात को स्वीकार किया। और ये जो पत्र दिया गया राज्यपाल को, ये पत्र था समर्थन का, जो देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की तरफ से दिया गया। इन दोनों नेताओं के समर्थन के बाद ये साफ हो गया कि 230 के भारी बहुमत के साथ जो महायुति आई है और 132 सीटें जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला है निर्दलियों का, कई छोटे छोटे दलों का, यानी भारतीय जनता पार्टी आज अपने बूते पर सरकार बनाने में सक्षम है। इसके बावजूद वो गठबंधन धर्म को निभाते हुए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी उसी महत्व में लेकर चल रही है जिस महत्व में चुनाव से पहले वो उतरे थे। ये तस्वीरें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि महाराष्ट्र की ये जीत कितनी बड़ी है। जब जीत इतनी बड़ी है तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब आपको एक बार फिर ये तिकड़ी देखने को मिल सकती है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तो निश्चित तौर पर शपथ लेते दिखाई देंगे। जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है तो वो अपने पत्ते ज़रा धीरे धीरे खोलते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह लगातार बने हुए हैं और एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस केएम शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। केएम, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। पहले मुझे ये बताएं कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, इसको हम महाराष्ट्र के लिहाज से, शपथ ग्रहण के लिहाज से, एकनाथ शिंदे के लिहाज से बहुत मायनों में इसको देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा था और योगी आदित्यनाथ जिस तरह प्रचार में बड़े चेहरे के तौर पर आए, ऐसा लगता है कि 1992 वाला वो मिशन जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो रिवाइव हो गया, जो संविधान वाली एक नैरेटिव के बाद में थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। प्रवीण जी, जिस तरीके से नारा दिया गया था कि एक है तो सेफ है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा और योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये दोनों एक तरीके से पर्यायवाची शब्द थे, पर्यायवाची वाक्य कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर्यायवाची वाक्य थे। और उसका असर जो है आपको हरियाणा में भी देखने को मिला और उसका असर जो है वो महाराष्ट्र में तो ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद न तो भारतीय जनता पार्टी को थी और न तो महायुति को थी। एक के बाद एक इतनी सीटें जीती कि शायद वो गिनने में थक गए, इलेक्शन कमीशन भी थक गया और शायद यही वजह है कि अब लोग बार बार जाके इलेक्शन कमीशन में कह रहे हैं कि वहाँ पे काउंटिंग फिर से कराइए, चुनाव रद्द कर दीजिए, बला बला जितनी भी बात है। जो आपने सवाल किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण की आग जब जब उठी है तो सबसे पहले मराठाओं ने उठाया है और मराठाओं ने जिस तरीके से दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उससे उनको भरोसा हो गया कि अगर हमें कोई आरक्षण दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और मैं इतिहास के पन्नों से एक चीज़ आपको बता दूं कि पहला आरक्षण का जो मामला था वो देवेंद्र फडणवीस ने ही लागू किया था। देवेंद्र फडणवीस ने लागू किया था, उसके बाद 5 साल सरकार चली, बीच में फिर उठापटक हो गया, विपक्ष में चले गए, फिर डिप्टी सीएम बने, बहुत सारी कहानी हो गई। लेकिन जो आपने बात की कि रिजर्वेशन की नैरेटिव, संविधान को लेकर घूमने की नैरेटिव, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जयराम विप्लव है। जयराम, जो संविधान की कॉपियां लेकर लोग घूमते थे और कहते थे कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या महाराष्ट्र उसका जवाब है? देखिए, एक कहावत था कि जनता का याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जनता की याददाश्त बहुत मजबूत हो गई है। पुरानी सारी चीज़ें, सारे
कर्म कुकर्म बाहर आ जाते हैं। तो संविधान के प्रति देखकर जनता को याद आता है कि ये वही है जिनकी दादी ने संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लागू की थी। लोगों को याद आ जाता है कि पहला आरक्षण SC ST का तो संविधान सभा और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला। उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस केवल कमेटियां बनाकर खेल करती रही। पहली बार आरक्षण जो OBC को भी मिला था, तो उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे वो BP सिंह की सरकार हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बिहार में हो। तो जितने भी नैरेटिव है वो फेक नैरेटिव सोशल मीडिया। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, जब आरक्षण के बाद जब मंडल कमीशन लागू होने की बात थी तो मैं भी उस आंदोलन में शामिल था। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय BP सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वो मुद्दा जो था समर्थन वापस लेने का, वो तो जब रथ यात्रा रोकी गई थी उसके बाद वो अन्य विषयों पर आया था, जब सांप्रदायिकता के खेल में ये केवल एक मुद्दे अनेक थे, मौका मिल गया जी। लेकिन आप ये देखिए कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का, पिछड़ों वंचितों का जिसको मिलना चाहिए उसका सम्मान किया है। और EWS पहली बार गरीबों को आरक्षण देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। तो हमारा उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर के सबको आगे बढ़ाना। तो सबको साथ सबका विकास। तो प्रवीण जी, जो आपका सवाल था, आरक्षण और संविधान का मामला जो है वो अब पूरी तरीके से फिजिल आउट होता हुआ दिख रहा है हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव। हाँ, ये तय हो गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मुद्दे को रिवाइव किया। अभिषेक मुंबई से लगातार आज़ाद मैदान से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां चल रही हैं और कितना इंतजार? देखिए, अब इंतजार की घड़ी करीब करीब समाप्त होने वाली है। इस समय घड़ी की सुइयां 3 बज गई हैं और महज 2 घंटे बाद शपथ समारोह शुरू होगा। इसके लिए अलग अलग तरीके की तैयारियां की गई हैं। 3 मंच बनाए गए हैं। अजय अतुल, जो कि महाराष्ट्र के जाने माने जो संगीतकार हैं, उनका एक कार्यक्रम अलग होगा। एक स्टेज पर साधु संतों को रखा गया है और मुख्य स्टेज पर शपथ समारोह शुरू होगा, जहां पर प्रधानमंत्री खुद उस स्टेज पर मौजूद होंगे। उनके उपस्थिति में पूरा शपथ समारोह किया जाएगा और साधु संत दूसरे स्टेज पर होंगे, जहां पर वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। तमाम सारे साधु संतों से प्रवीण बात हुई, सबने एक ही चीज़ कहा कि आज ये सरकार धर्म की सरकार बनी है और इस सरकार के कारण अब महाराष्ट्र में धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। और देवेंद्र फडणवीस ने इसका आज 2 नज़ारे दिए। पहला, उन्होंने सुबह 11:30 बजे सिद्धिविनायक पहुंचे, दर्शन किया गणपति बप्पा का, और उसके बाद वो जब अपने निवास स्थान सागर पे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गौ माता की पूजा की। अभी कुछ ही समय पहले गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। पूरे देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और साधु संतों का पूरा स्टेज, पूरी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। कुछ साधु संत भी हमारे साथ आ रहे हैं, उन सभी से हम बात भी करेंगे प्रवीण, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये चुनाव अपने आखिरी चरण में गया तब उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने एक नारा दिया कि ये जो है वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध की लड़ाई है। और वही धर्मयुद्ध जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से धर्म के जुड़े लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम सारे साधु संत, अलग अलग संप्रदाय के पंथ के लोग पहुँच रहे हैं और वो सब मंच पर जा रहे हैं कि किस तरीके से वो कहाँ से आए हैं और क्या उनका कार्यक्रम है। महाराज जी, कहाँ से आ रहे हैं? हम महाराष्ट्र अहिल्यानगर से आए हैं। अहिल्यानगर के लोग कैसे देखते हैं आज की सरकार को? बहुत हमारे यहाँ आज दिवाली है, क्योंकि आज धर्म का राज्य प्रस्थापित होने जा रहा है। और जिस प्रकार संतों ने धर्म के राज्य के प्रस्थापन के लिए बहुत यत्न किया है, परंपरा से यह हमें कहा गया है कि हमारे धर्म के राज्य का प्रस्थापन होना चाहिए। और राजसत्ता जब धर्म सत्ता से संलग्न हो जाती है तो इससे धर्म सत्ता अधिकाधिक बलवत्तर हो जाती है। इसीलिए आज हमें यह बहुत आनंद का दिन है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम सारे दूसरे साधु संत भी हैं, वो सब जो है धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और हम आगे एक एक करके अलग अलग साधु संतों से बातचीत करते हुए वो जाएंगे और बताएंगे कि देखिए हाई सिक्योरिटी जोन होता है। अभिषेक, कई चुनौतियां आती हैं जब भी इस तरह की सभाओं में हम जाते हैं, तो आप एक निश्चित जगह पर पहुंचें और उसके बाद में हम लगातार ये तस्वीरें और लोगों से बातचीत आपके द्वारा
भारत एक्सप्रेस के दर्शकों की करवाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। मेरे साथ जयप्रकाश जी भी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी खूब गहरी समझ रखते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। जयप्रकाश जी, हमने खूब बातचीत की चुनाव के दौरान, और उस समय पर जितने समीकरण थे, जो आपके अंदाजे थे, वो मैं देखता हूं कि लगभग काफ़ी हद तक जो हकीकत आई उसके करीब रहे। हालांकि हकीकत उससे भी कई गुना ज़्यादा सामने आई कि हमने देखा किस तरह की जीत महायुति को मिलेगी। एक मुकाबले की बात हो रही थी, वो मुकाबला कहीं नहीं रहा। एक तरीके से एक आंधी में उड़ गई महाविकास आघाड़ी। तो खैर, अब जो महाराष्ट्र की सियासत आप आगे आने वाले दिनों में देखते हैं, उसमें हम एक चुनौती ये भी देखते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी जमीन की भी ज्यादा चिंता होगी। ये बात महायुति की जीत की नहीं है, ये बात है भारतीय जनता पार्टी की। अब जो बढ़ती हुई ताकत है वो उनके अपने सहयोगियों को भी थोड़ा चिंता में डालेगी। बिल्कुल प्रवीण जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर में महाराष्ट्र में सत्ता काबिज की थी, उस वक्त 122 सीटें बीजेपी को मिली थी और उस वक्त बड़े बड़े चेहरे थे, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, और इन सबके बीच में एक राह बनाई देवेंद्र फडणवीस ने, और देवेंद्र फडणवीस को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहली बार था जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो उनके साथ 63 सीटें लेकर उनके साथ जो है सत्ता में शामिल हुई थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2019 में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद भी एक साथ आए और एक साथ आने की कोशिश की उद्धव ठाकरे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई और पद चाहते नहीं थे। उनका ये कहना था कि 2.5 साल की रणनीति बनी थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 80 घंटों के लिए अजीत पवार को साथ में लेकर अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जो करार था या ये जो समझौता था वो चला नहीं, और उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार से मिलिए और एक एनडीए उन्होंने गठित किया, और एनडीए सरकार में 2.5 साल चलाए। उसके बाद दोबारा देवेंद्र फडणवीस को मौका मिला कि एकनाथ शिंदे के साथ, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़कर आए, अपनी नई पार्टी, पुरानी पार्टी जो शिवसेना है उसके ज्यादा विधायकों को काबिज कर लिया और अजीत पवार भी आ गए। उसके बाद दोबारा सरकार बनी। लेकिन जहां पर देवेंद्र फडणवीस का जो की राजनीतिक समझ जो है, कम उम्र में जैसे उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए मान गए। वो ये नहीं कहे कि मैं मुख्यमंत्री था और मुझे मुख्यमंत्री ही बनना है वरना मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने राजनीतिक समझ का वहां पर परिचय दिया था। अब इस बार देखिए क्या हो रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज है। आज भी वो वर्षा बगले में है, 2 घंटे का समय बचा है शपथ विधि के लिए, लेकिन अब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या अजीत पवार के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ वो खुद जाएंगे शपथ लेने के लिए। वो जाएंगे ये कंफर्म है, लेकिन खुद खुलकर सामने नहीं बोल रहे हैं, और वहां पर वर्षा बगले में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा और मैं इसको समझूंगा, क्योंकि जयराम जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे सहयोगी केएम शर्मा के साथ में मौजूद हैं, तो ज़रा उनके भी समय का सदुपयोग कर लेते हैं। केएम, एक बड़ी अहम बात है गठबंधन की राजनीति। एक समय ऐसा भी आया था जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये तक कहते सुनाई दिए थे कि एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। और इसकी वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी उस समय पर राज्यों में, लोकसभा के चुनाव में लगातार, और अभी भी वो बरकरार है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे बीजेपी की भी डिपेंडेंसी सहयोगी दलों पर आई है, चाहे वो बिहार की सियासत हो, महाराष्ट्र की सियासत हो, अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं छोटे बड़े दलों को भूलते नहीं है। झारखंड इसका बड़ा उदाहरण है। बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन सहयोगी दल एलजेपी, जेडीयू वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जयराम जी से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो सहयोगी दलों की राजनीति पर डिपेंडेंसी है, इसको वो कैसे देखते हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी या अपने आप में बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित रहेगी, या इसी तरह की राजनीति चलेगी देश में? प्रवीण जी, अभी हम मेरी ब्रेक में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का धर्म है कि हम गठबंधन धर्म को लेकर आगे चलेंगे। मोदी जी जब पहली बार आए तब पूर्ण बहुमत से आए, गठबंधन के लोगों को साथ रखा, दोबारा गठबंधन के लोगों को साथ रखा, तीसरी बार जो है गठबंधन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ रखे हुआ है। विप्लव जी, एक सवाल है हमारे न्यूज़ रूम, हमारे ऑफिस से, और हमारे एंकर डॉक्टर प्रवीण तिवारी ये पूछ रहे हैं कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक ही पार्टी रहेगी देश में, वह है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है, आप गठबंधन दल जो का धर्म निभा रहे हैं और जो घटक दल हैं उन पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जब हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी,
तब भी हमारा गठबंधन था, तब भी एनडीए था, तब भी एनडीए के साथ ही थे। एक पार्टी के तौर पर हर एक पार्टी ये चाहती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने, हर पार्टी चाहती है कि देश में सारी सरकारें उसकी हो, हर पार्टी ये चाहती है कि सारे विधायक उसके हों। लेकिन एक गठबंधन की जब बात होती है और जनहित की बात होती है तो उस परिस्थिति के अनुसार सबको साथ लेकर के चलने वाला ही आगे जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के दौर से मोदी जी के दौर तक ये देखा है और जनता को और तमाम अपने सहयोगियों को ये आश्वस्त किया है कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषित वाक्य नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो नेशन फर्स्ट रहेगा, उसके लिए हमको गठबंधन के साथियों को जिस प्रकार से साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी, जनता के लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। पार्टी सेकंड है और अपनी प्राथमिकता लास्ट है। प्रवीण जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और माई सेल्फ लास्ट। हालांकि विप्लव जी जो बोल रहे हैं ना कि आप भी समझ रहे हैं, आप तो इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं कि एक राजनीतिक धर्म तो होता है, लेकिन साथ ही साथ एकनाथ शिंदे अगर ये 132 सीटों पर नहीं आते तो और थोड़ी सी भी ताकत एकनाथ शिंदे की होती तो गठबंधन धर्म जो है वो उसकी एक अच्छी परीक्षा हो जाती। खैर वो एक हाइपोथेटिकल मामला हो जाएगा। निवेदिता मदाने जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। निवेदिता जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, एक पत्रकार होने के नाते इतने लंबे समय से आप भी राजनीति को देख रही हैं, कि हमारे देश में पार्टी ये जो एक हम देखते हैं राज्य की राजनीति बहुत अलग होती है, केंद्र की राजनीति बहुत अलग होती है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक एनडीए इसकी लड़ाई है और इसमें सब कुछ समेटने का प्रयास होता है। और हमने ये देखा है कि स्थायित्व तब आता है जब एक पार्टी मजबूत हो। जैसे अभी स्थायित्व 2014 के बाद से इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो। तो ये सहयोगी दलों की राजनीति और खासतौर पर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप इसको आज के दौर में कैसे देखेंगी? जी, सर्वप्रथम ये कहना चाहेंगे कि देश में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, ये जो नारा था वो आज फिर एक बार सही होने जा रहा है, क्योंकि विकास के लिए, सुशासन के लिए स्थिरता उतनी ही आवश्यक है। तो स्थिरता शायद कभी एक ही पक्ष से ना मिले, तो ये जो गठबंधन है वो सच में मजबूत गठबंधन उभर कर आ रहा है। और जो संख्या में जो जीत हुई है तो उस जीत का भी ये 5 साल पूरे अच्छे से करेंगे। और काफी अधूरे सपने जो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली बुलेट ट्रेन है, जापान बुलेट ट्रेन है, वो सपना पूरा करना है, भारत को ट्रिलियन का सपना है वो भी पूरा करना है। इस लक्ष्य में अभी का ये देवेंद्र सरकार जो बनेगा, दिग्विजय देवेंद्र जी का जो सपना है वो नरेंद्र जी के मार्गदर्शन में अवश्य पूरा होगा। जितने सस्पेंस थे उस पर से पर्दा हट गया है, लेकिन एक सस्पेंस अब भी बरकरार है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे नहीं लेंगे? जो उनके सहयोगी हैं उनके बयानों से अंदाजा लगाने की कोशिश सभी कर रहे हैं। जैसे शिवसेना नेता उदय सामंत ने अभी थोड़ी देर पहले दावा किया एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, ये उदय सामंत का कहना है। शपथ से पहले फडणवीस से उदय सामंत की मुलाकात हुई थी। उदय सामंत ने गवर्नर को शपथ की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी एक तरीके से ये बहुत ऑफिशियल टिप्पणी आ रही है। उदय सामंत बड़े नेता हैं, जरा सुनिए। शपथ घेणार आहे, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची 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 शपथ घेणार आहे। बहुत संक्षेप में ही सही, लेकिन उदय सामंत कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये पहले से भी तय था। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हैं। अभी तक जो नाराज़गी थी या ऐसा लग रहा था कि वो नाराज़ हैं, हालांकि जिस अंदाज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उससे ये साफ था कि इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी। राजनीति एक ऐसा खेल है जहां पर अपनी बात को दावे से रखना, मजबूती से रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके कई तरीके होते हैं। उन तरीकों में थोड़ा नाराज़गी दिखाना भी होता है, कई बार दूरियां दिखाना भी होता है, और वही कोशिशें एकनाथ शिंदे की रही। लेकिन जहां तक बात उप मुख्यमंत्री पद की है, एक तो सरकार में रहना ज़रूरी है, पहली चीज़, तमाम विश्लेषक इस बात को मानते हैं। दूसरा, अब पहले ही अपनी एक छोटी पार्टी लेकर चल रहे हैं, धड़ा अलग किया, उनको उसको मजबूत करना है, तो एक और पावर सेंटर बनाकर किसी और को डिप्टी सीएम बना नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, व्यवहारिकता है, जिसके आधार पर ये पहले से तय माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ,
इस पर खींचतान हो सकती है कि एकनाथ शिंदे को साथ में क्या चाहिए। तो गृह मंत्रालय, देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। इस तरह की भी कुछ पेशकश उन्होंने की होगी, जिस तरह से कई सूत्रों से ये जानकारी मिली। अर्बन डेवलपमेंट उनका बड़ा फेवरेट रहा है मंत्रालय, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ बातें रही होंगी जिस पर कुछ खींचतान हुई होगी। कि मुझे लगता है आपके साथ जो मेहमान है वो शायद या तो जा रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं पहले आप ही के पास आता हूं अगर वो और कुछ इस पर कहना चाहें तो। प्रवीण जी, भारत एक्सप्रेस ने जब अपनी चर्चा की शुरुआत की रही थी 2 बजे, तभी हमने कह दिया था कि शिंदे जो है शपथ ले रहे हैं, और जयराम ने कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कि ये जो खेला हो रहा है ये मीडिया में खेला हो रहा है। तो अब पुष्टि कर दी भारत एक्सप्रेस ने, कहा उस पर उदय सामंत जी ने मुहर लगा दी कि वो शपथ ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री का। आपकी बात सही निकली, भारत एक्सप्रेस की बात सही निकली कि वो शपथ ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री का। तो आपको जानकारी कहाँ थी? आपने इतनी पुख्ता रिपोर्ट पहले क्यों नहीं बताई कि हमें जानकारी पूरी है? देखिए, मोदी जी कहते हैं बार बार कि सूत्रों वाला खेल खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा मीडिया को इस बार मौका मिला अपनी बातचीत रखने का, विपक्षियों को भी मौका मिला हार के बावजूद मीडिया में बने रहने का, तो हम उनको प्रसन्न होने देना चाहते थे, इसलिए ये सब चीज़ें। लेकिन कल जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि पद कोई मतलब नहीं, हम सब एक हैं। जब सब एक हैं तो जब दिल मिले हुए हैं तो कहाँ कोई समस्या है। आज महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए तीनों एकजुट होकर के, तीनों पार्टियां, तीनों नेता मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए शपथ लेंगे। डॉक्टर प्रवीण, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि कल सुरेंद्र शर्मा जी मुझे कहीं मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि एक प्रदेश में मंत्री भी होता है, उप मुख्यमंत्री भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है, तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में फर्क क्या है? तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, हंसते तो है नहीं, कि जो जामुन और गुलाब जामुन का फर्क होता है। हाँ, लेकिन हंसाते बहुत हैं। और ये बात सही है कि उप मुख्यमंत्री बेशक थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन देखिए आपको याद होगा उनको सुपर सीएम की संज्ञा दी जाती थी, ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और गृह मंत्रालय, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस कुर्सी पे बैठे नहीं, आप किन विभागों को देख रहे हैं। कानून और गृह जैसी चीजों को देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखे हुए थे जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता।